एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो जो हमारी है इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, आप सबको पता है कि इंडिया में सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सारे हाई लेवल के जो केसेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जितने भी हमारे संविधान से जुड़े हुए कुछ केसेस होते हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में कि कितने जजेस होते हैं, कब बना, कैसे बना, क्या पावर हैं, कुछ कंडीशन दे दी जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, कौन से पार्ट में आता है। कई सारे ऐसे हैं हमारे। सबसे पुराना सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ था, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में, कि क्या क्या उसकी वर्किंग है, सारी हम देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लिया है। ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर मैं इससे पिछली वीडियो बना ही चुका हूँ। मैंने कहा था कि एक नई अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर मुझे लगा कि यार वीडियो छोटी हो रही है, इसलिए मैंने पार्लियामेंट को भी उसी में इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये हमारे संविधान के पार्ट 5, ठीक, पार्ट 5 चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। और ये जब बना था वो बना था 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी 2 दिन बाद ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था वो स्टेब्लिश्ड हो गया था। स्टैब्लिश का मतलब ये नहीं था कि यार 2 दिन पहले उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी यार, कि हमने एकदम से बस बना दिया यार ये सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं है। प्लानिंग पहले से चल रही थी। पर यह ना कि इनॉग्रेशन मतलब कहें तो स्टार्टिंग जो हुई थी वो 28 जनवरी 1950 से हुई थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज दैट द फेडरल कोर्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। देखिए, अब इसका सीधा मतलब वो क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो गार्डियन है हमारा संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब सारी देख रेख कि संविधान का लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। jैसे आपके माँ बाप आप लोगों के गार्डियन है, ऐसे ही हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का गार्डियन है। उसकी देख रेख, उसको पाल पोस कर बड़ा करना हमारे संविधान नहीं सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही देखता है कि यार लोग उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोग उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसको कैसे ठीक किया जाए, अगर संविधान में कुछ गड़बड़ है तो उसे कैसे ठीक किया जाए, ये सब काम सुप्रीम कोर्ट करता है। साथ ही साथ ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का मतलब मैं आपको समझा दूं, ये नीचे आएगा, एपलेट एक वर्ड है, एपलेट है। ठीक है, उस एपलेट जो हमारा अपील है हम उसको बताएंगे कि एपलेट जुरिडिक्शन क्या होता है। ठीक है, एपलेट जो जुरिडिक्शन है आपका वो अपील से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वो नीचे आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी दे रखा है, मैंने यहाँ देखा नहीं, ये भी दे रखा था कि एपलेट। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट एज ओरिजिनल एपलेट एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो आपकी है वो ओरिजिनल है, सबसे मतलब सबसे बेस है पूरी आपके लॉ का। साथ ही साथ एपलेट है, मतलब उसमें अपील कर सकते हैं कोई भी सज़ा के अगेंस्ट। प्लस एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, मतलब ये एडवाइजरी बॉडी भी है हमारे संविधान की, हमारी गवर्नमेंट की। ठीक है, बाय चांस कोई पॉलिसी आई और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या कोई हमारा फॉरेन अफेयर्स या कुछ भी कोई प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट आता है हमारी इंडिया में, तो उसके ऊपर एडवाइस दे सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट बिना किसी की इजाज़त लिए। ठीक है, उसके बाद है अबाउट द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की हम बात करें, द फर्स्ट होम ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज द चैम्बर ऑफ प्रिंस ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो चैम्बर ऑफ प्रिंस ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग पहले वो था हमारा। ठीक है, कहाँ थी हमारी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इससे पहले हमारी कहाँ थी? जो आज पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहाँ पर पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, जो चैम्बर ऑफ प्रिंस के नाम से भी जानी जाती थी, विच हैड बीन सीट ऑफ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे। ठीक है, द कोर्ट मूव टू द प्रेजेंट प्रेमिसेस इन 1958। 1958 में पहली बार हमारी जो आज की हमारी सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की बिल्डिंग में हमारी सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट हो गई थी। द प्रेजेंट प्रेमिसेस वाज डिजाइन बाय द गणेश भिकाजी देवलालीकर। ठीक है, ये महाराष्ट्र के लग रहे हैं मुझे नाम से, तो
तो इन्होंने डिज़ाइन किया था हमारी जो आज की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसको गणेश भीकाजी दियोलिकर, ठीक है, दियोलिकर, अजीब सा नाम है बहुत। कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें कंपोजिशन की, तो मतलब इसमें क्या क्या है, क्या क्या वो कंसिस्ट करता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज के टाइम पे 31 जजेस हैं, जिसमें से एक हमारा चीफ जज होता है और 30 हमारे अदर जजेस होते हैं। जब ये पहली बार 1950s में बना था हमारा सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम पे 7 जज हुआ करते थे, ठीक है। कितने जज हुआ करते थे? 7 जज हुआ करते थे। हाउएवर ड्यू टू द इंक्रीज वर्कलोड दिस नंबर वाज बीन ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। देखिए उस टाइम की जनसंख्या भी बहुत कम थी, ठीक है। उस टाइम भी 3 से 5 करोड़ के आसपास जनसंख्या हुआ करती थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है। इतनी नहीं थी, 3 से नहीं, सॉरी 30 करोड़, सॉरी माई मिस्टेक, 30 करोड़ हुआ करती थी। और उस टाइम पे सिर्फ 7 जजेस थे, और 7 जजेस के हिसाब से वो ठीक था, ठीक है। इतनी जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ी, क्राइम बढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, मतलब वर्कलोड बढ़ा। इसका मतलब लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई, ठीक है। देखिए जब वर्कलोड बढ़ता है तो हमें ज़्यादा वर्कर्स, ज़्यादा काम लोग करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड बढ़ा तो जजेस की संख्या भी हमें बढ़ानी पड़ गई, 31 जजेस हमें करने पड़ गए। इसलिए हमारा ये जो इंक्रीज़ हुआ था, ये 31 आया था पहली बार, मतलब बढ़ता सन 2008 में 31 जज हो गए थे हमारे, ठीक है। द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट सिट टुगेदर इन द बेंचेस ऑफ द हियर केसेस। देखिए जो सारे जजेस हैं वो एक साथ बैठते हैं, ठीक है। 31 जो जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस होता है सबसे ऊपर बैठता है, उसके बाद बाकी आके आपके नीचे ऐसे बैठते रहते हैं, ठीक है। देखिए एक होती है स्मॉल बेंच विथ 2 और 3 जजेस जस्ट कॉल्ड डिवीजन बेंच, ठीक है। एक स्मॉल बेंच होती है जिसे हम डिवीजन बेंच कहते हैं। लार्ज बेंच होती है जिसमें 5 और 5 से ज़्यादा जस्टिस होते हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। एक डिवीजन बेंच भी होती है, मे रेफर अ केस अप टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इफ डिजायर्ड, ठीक है। डिवीजन बेंच वो होती है कि इस केस में कुछ केसेस को तभी भेजा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जब वो ज़रूरी होता है, ठीक है। जो पहली महिला हमारी जस्टिस थी सुप्रीम कोर्ट की, वो थी हमारी फातिमा बीबी, ठीक है। पहली महिला फातिमा बीबी, और आज तक कोई भी फीमेल महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कभी पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की, तो कोई भी फातिमा बीबी ना लगा दे। याद रखिए कि देखिए वो चीफ जस्टिस तो नहीं बनी, पर वो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ज़रूर बनी है। अब टर्म्स ऑफ सर्विस की बात करें तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है बार अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जितने भी जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जो जजेस को हिंदी में क्या कहते हैं यार, जज ही कहते हैं ना, ठीक है। पता नहीं क्या कहते हैं यार, जज को मैं आज बचपन से जज ही सुनता आया हूँ, ठीक है। जो जज करता है सीधे, तो उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65, ठीक है। 65 साल की उम्र में वो रिटायर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि देखिए 65 साल की उम्र में वो रिटायर होते हैं। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बराक ओबामा आके यहाँ का चीफ जस्टिस बन जाएगा, नहीं बन सकता। मस्ट हैव बीन वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए, और इनमें से कोई एक चीज़ उनके पास होनी ही चाहिए। कौन कौन सी? वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए। उसके पास हाई कोर्ट में एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल तक का, या फिर उसके पास ज्यूरिसिट या कहें तो प्रेसिडेंट की ओपिनियन या फिर उसकी अप्रूवमेंट होनी चाहिए कि हाँ यार वो जस्टिस बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एड हॉक जजेस। देखिए एड हॉक जजेस ये थोड़े से हमारे इंपॉर्टेंट हैं कभी, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए एड हॉक जजेस क्या होते हैं? देखिए एड हॉक जजेस आर नॉन सुप्रीम कोर्ट जजेस हु सिट इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन देयर इज ए इनसफिशिएंट कोरम टू परफॉर्म द जुडिशियल ड्यूटीज। सीधा फंडा ये है कि ये एक तरह से टेम्पररी जजेस होते हैं। एक सिर्फ कहते हैं ना, जब इनकी नीड होती है, जब हमारे पास जजेस कम होते हैं, मान लीजिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड आ गया और आपके पास सफिशिएंट अमाउंट या सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ जजेस नहीं है, मान लीजिए 31 की जगह से 20 जजेस बाकी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इन एड हॉक जजेस का यूज़ किया जाता है, इनको बुलाया जाता है और इनको अपॉइंट किया जाता है। इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस,
इनको कौन करता है? चीफ जस्टिस। वो भी ऐसे नहीं कर लेता, जब कॉन्सेंट इनको मिल जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से तब इनको अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस। ठीक है। सर्विंग एंड रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन सिट एंड एक्ट एज एड हॉक जजेस। देखिए, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है, वो एज अ एड हॉक जज काम कर सकते हैं। ओनली सच पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एड हॉक जजेस हु आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ रेगुलर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाता है जज के लिए, एड हॉक जज के लिए, जो एलिजिबल होते हैं हमारे रेगुलर जज के लिए। मतलब उनकी क्वालिफिकेशन उतनी होनी चाहिए जितनी हमारे रेगुलर जजेस की होती है। अब बात करेंगे द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस। देखिए, चीफ जस्टिस के बारे में बात करें, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस। देखिए, द सीनियर मोस्ट जो हमारा जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस। पर चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट। द चीफ जस्टिस रिमेन इन द ऑफिस फॉर 5 years अंटिल द रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। तो देखिए, एक इसमें मिस्टेक है, ये 5 years नहीं है, 65 years है। ठीक है, कितना है? 65 years। देखिए, 65 साल की उम्र तक वो चीफ जस्टिस रह सकते हैं, और अगर उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो, ठीक है, 65 साल की उम्र तक उनका होता है जो टाइम होता है। इसका मतलब देखिए ये है कि मान लीजिए कि उन्होंने अभी ज्वाइन किया और 1 साल बाद ही वो क्या हुआ, 65 years के हो गए, तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ देखिए, कई सारे हमारे इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? जो अदर जजेस काम कर रहे हैं उनके वर्क के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? चीफ जस्टिस। अदर जजेस में रेफर केसेस टू हिम इफ अ बेंच ऑफ हायर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। देखिए, पहले छोटे जजेस के पास केस आता है, अगर उस पर नहीं संभल पाता तब वो हायर बेंच पे उसको सेंड करता है। ठीक है, रेफर करता है। द चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, सीधी बात यह है कि चीफ जस्टिस अगर हमारा लेगा शपथ तो उसे राष्ट्रपति दिलवाएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं दिलवा रहा, वो एब्सेंस है, तो वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति दिलवाएगा। ठीक है, ये आपको बात रखनी है, याद रखना है। द चीफ जस्टिस इज द एक्स ऑफिशियो चांसलर टू मोस्ट ऑटोनॉमस लॉ स्कूल्स इन इंडिया। देखिए, जो आपके एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं, एक्स ऑफिशियो का मतलब वो वहाँ पर नहीं बैठते पर वो चांसलर होते हैं। ठीक है, तो वो कौन है आपके? चीफ जस्टिस। वो ज़्यादातर जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल आपकी जो लॉ स्कूल्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, उसके चांसलर होते हैं। जैसे हमारे IIT वगैरह के जो चांसलर होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, BHU के हुए हमारे। प्लस अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होता है वो हमारा गवर्नर होता है। इसी तरह चीफ जस्टिस हमारा मोस्ट ऑटोनॉमस लॉ स्कूल के चांसलर होते हैं। अगर नोट वर्ती चीफ जस्टिस की बात करें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूछा जा सकता है कि देखिए, द करंट चीफ जस्टिस आपके TS ठाकुर नहीं हैं। ठीक है, ये पुराने हैं, ये हट चुके हैं। ठीक है, TS ठाकुर आपके अब नहीं रहे, मतलब चीफ जस्टिस नहीं रहे। इन्होंने 3 जनवरी 2017 को छोड़ दी थी अपनी पोस्ट। ये 43वें चीफ जस्टिस थे, पूछा जा सकता है। अब जो हैं वो 44th आपके चीफ जस्टिस आ चुके हैं और उनका नाम है JS खेहर। क्या है? ठीक, क्या है आपका? JS खेहर। ठीक है, खेहर KHEHAR। ठीक है, JS खेहर। ये 4 जनवरी से हैं और अभी तक ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ये पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट से आ चुके हैं। ठीक है, पहले रह चुके हैं और इनको अपॉइंट किसने किया है? प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखिए, पहले जो आपके चीफ जस्टिस रहे थे इंडिया के, वो 1950 में बने थे, वो थे HJ कानिया। ठीक है, HJ कानिया पहले आपके चीफ जस्टिस थे। ओके, ये अपॉइंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट जब आपका था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, तब से ये थे और ये बॉम्बे के थे। ठीक है, ये बॉम्बे के रहने वाले हैं और सबसे छोटे टाइम के लिए जो रहे हैं आपके, वो सिर्फ 1 महीने के लिए रहे थे, जो यूपी से बिलोंग करते थे और 1991 में रहे थे, जिनका नाम था KN सिंह। ठीक है, सिर्फ 1 महीने के लिए। और लॉन्गेस्ट की बात करूं तो YV चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़ आपके नाम था उनका, YV चंद्रचूड़, जो 1978 से लेकर 1985 तक रहते और ये बॉम्बे से बिलोंग करते थे। ठीक है,
ये लॉन्गेस्ट टाइम तक रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फर्स्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी, फीमेल, वो थी फातिमा बीबी। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस। देखिए जजेस की क्या क्या इंडिपेंडेंस, मतलब क्या क्या उनके पास पावर होती है, क्या उनके पास फ्रीनेस होती है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सैलरीज वगैरह नहीं पूछेगा ये, तो सैलरीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू ए वोट ऑफ ए पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए जो इनकी सारी सैलरीज और अलाउंसेज होते हैं ये जो हमारी सरकार है वो फंड करती है। साथ ही साथ ये हमारे पार्लियामेंट में जो वोट होते हैं उनके लिए अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी जजेस पार्लियामेंट में वोट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के वोट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। द सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशन जजेस कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग देयर टेन्योर। ठीक है, देखिए जब तक उनका टाइम पीरियड चल रहा है उनको सैलरीज और सारी सर्विसेज कंडीशन हम चेंज नहीं कर सकते जब तक उनकी एक बार जैसे लग गए। और मान लीजिए उनकी सैलरी 1 लाख है, ठीक है, मान लीजिए, और हम चाहें कि यार उनकी टाइम ड्यूरेशन में उसकी सैलरी चेंज करते तो नहीं कर सकते। जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास्ड विद 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, देखिए नॉर्मल हम हाई कोर्ट की बात करें तो वो प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस हटा सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्हें नॉर्मली नहीं हटाया जा सकता। दोनों हाउसेज के, पार्लियामेंट के हाउसेज की हमें अप्रूवल चाहिए, एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, साथ ही साथ 2/3 मेजोरिटी के साथ वो भी। ठीक है, जज कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। देखिए उनको हम सिर्फ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर ही हटा सकते हैं, इसी वजह से हटा सकते हैं, बिना कोई रीज़न के हम नहीं हटा पाएंगे। जजेस आर बैरिड फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो जो जजेस होते हैं ना उनको बाकी और किसी कोर्ट में प्रैक्टिस से बैरिड कर दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं पर फिर भी एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ यार क्या क्या होता है। द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ जज कैन नॉट बी क्रिटिसाइज डिसरिस्पेक्ट टू द कोर्ट अथॉरिटी कैन इनवाइट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। देखिए हम कभी जज के डिसीजन पे सवाल नहीं उठा सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने देखा मूवीज़ में कहते हैं कि तुम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, तो ये आपको वही चीज़ आई। द कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जजेस के बारे में हम कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते कि वो कैसे कंडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, ऐसा कोई उसमें हमारा हाथ नहीं है। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए कोई भी जज को हम जब अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट करता है, साथ ही साथ वो एडवाइस लेता है बाकी और जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से अपॉइंट हैं। उसमें चीफ जस्टिस भी आता है और अदर जजेस भी आते हैं। उसके बाद आता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की न्याय का तरीका, न्याय प्रक्रिया हम कह सकते हैं, तो पहला होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मींस दैट द सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस कैन ओरिजिनेट विद द सुप्रीम कोर्ट ओनली। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सिर्फ वो केसेस होते हैं जो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में ही बने होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो हमारी लोकल कोर्ट या हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर सुप्रीम कोर्ट में आया, तो वो वहीं के लिए बने होते हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े केसेस जो होते हैं टेररिस्ट अटैक वाले या फॉरेन कोई मिनिस्टर्स के ऊपर या पीएम के ऊपर कुछ चलता है, वो केसेस हमारे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं। जैसे हमारा एसएससी के ऊपर अभी केस चला था, तो ये जो केसेस होते हैं ना ये हाई कोर्ट वगैरह में नहीं चलते, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे ये केस चलता है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनली जुडिक्शन इन डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड वन मोर स्टेट। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होता है उनको सुप्रीम कोर्ट संभालता है। डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड वन मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड। जब 3 साइड से हो गया, सेंटर के और 2 स्टेट्स के बीच में ट्रिपल तलाक वाला केस चल रहा हो, ठीक है, तीनों के बीच में लड़ाई चल रही हो, तो वो वाला तब भी सुप्रीम कोर्ट संभालता है। जब 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के बीच में लड़ाई चल रही हो तब भी ये चलेगा। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए जब कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे संविधान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी हमारा सुप्रीम कोर्ट ही आगे आता है। उसके बाद आता है एपीलेट ज्यूरिडिक्शन। देखिए वो मैंने आपको बताया, एपीलेट ज्यूरिडिक्शन मतलब हमारे पास पावर होती है कि मान लीजिए हमें कोई केस आ रहा है और हमें लोकल कोर्ट ने हमें उम्र कैद की सज़ा सुना दी। ऐसा हो ना कि आपको कोई सुनाया, मुझे कोई सुनाया, यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, पर सुना दे मान लीजिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपनी हायर जो कोर्ट है उसमें अपील कर सकते हैं। हमने हाई कोर्ट में अपील कर दिया, जैसे यूपी की हाई कोर्ट इलाहाबाद,
तो हमने इलाहाबाद में जाके अपील कर दी, वहाँ से भी मान लीजिए हमारी जो अपील है वो रिजेक्ट हो गई, तो अब फिर हम क्या करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि यार सुप्रीम कोर्ट में हमारी अपील मान ली जाए। तो हमारे पास एपीलेट जुरिडिक्शन वाला एक मेथड है कि हम हायर कोर्ट या हायर जजमेंट के लिए हायर लेवल पे जा सकते हैं, हायर कोर्ट में, ठीक है। और इसके अंदर भी 3 प्रकार की देखिए एपीलेट जुरिडिक्शन हमारी होती हैं, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, कुछ सिविल केसेस होते हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस वो होते हैं जहाँ पर हायर जो हाई कोर्ट आपका जजमेंट होता है वो सुना सकता है, लोकल कोर्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस नहीं जाते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट ने मान लीजिए कुछ सुनाया और वहाँ से केस जो इन्वॉल्व है उसमें क्वेश्चन बन के रह गया और कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो सीधा हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। कई सारे जैसे हमारे अमेंडमेंट हुए थे हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके, प्रॉपर्टी वाला, तो केशवानंद जो हुआ था केस, वो सब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने संभाले थे। सिविल केस वो होते हैं जहाँ पर जो भी सिविल हाई कोर्ट जो होता है सर्टिफाइज करता है उनको केसेस को, ठीक है, और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ क्या है कि यार सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि यार जो भी सिविल केस है वो मतलब ठीक है या नहीं है, ठीक है, वो डिसीजन लेता है, ओके। अब इसको पढ़ा तो हम क्या होता है, सीधी सीधी बात, सिविल केस में मतलब कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। सिविल केस में आएगा मान लीजिए जो नॉर्मली हमारा लॉ है या फिर जनरल इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है, कि यार ये प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को छोड़ दिया जाए हमारे संविधान में, बाकी जो सिविल राइट्स हैं हमारे वो, ठीक है, वो हमारे सिविल केसेस के अंदर आते हैं। क्रिमिनल केस के अंदर आप सबको पता है नॉर्मली, हाँ, अगर कोई पर्सन है उसको डेथ की सज़ा सुना दी जाए, उसको कोई केस उसको सज़ा सुना दी जाए, और उसके बाद अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि हाँ यार हम बेगुनाह हैं और हम अपील करना चाहते हैं तो हम अपील कर सकते हैं। पर देखिए ये भी आपको याद रखना है कि मान लीजिए कि अगर हमें लोकल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, सज़ा सुना दी, और हमने हाई कोर्ट में अपील करी, और हाई कोर्ट में अपील करते क्या हुआ, वहाँ भी हमें रिजेक्ट हो गया, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। देखिए एडवाइजरी जुरिडिक्शन मतलब ये है कि जितने हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है किसी भी लीगल मैटर पे, ठीक है, उसके पास पावर है, उसके पास एडवाइजरी बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट हमारी प्रेसिडेंट की, ठीक है। वो कोई भी हमारा लीगल मैटर चल रहा है हमारे कंट्री में तो उसके ऊपर हमारा दे सकता है वो एडवाइस, और इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस, ठीक है। और देखिए कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो मैंने आपको बताया था वो बाइंडिंग था, किचन कैबिनेट वाला, पर ये हमारा सुप्रीम कोर्ट से बाइंडिंग प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर मतलब मजबूर नहीं है प्रेसिडेंट की उसकी बात माने। नेक्स्ट आप पॉइंट आता है आपका पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर पावर और फंक्शन की बात करें तो ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस या आंसर से हमारा डिसीजन नहीं निकलता, यहाँ पर सबूत चाहिए, बिना सबूत के कोर्ट कोई भी फैसला नहीं सुनाती। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट द कोर्ट कैन इंश्योर दैट द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड ऑर्डर इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव डू नॉट कॉन्ट्रवेन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका मतलब यह है कि देखिए अगर कोई भी लॉ आता है, कोई भी पॉलिसीज आती हैं, कोई भी अमेंडमेंट आता है, तो उससे हमारे संविधान के ओरिजिनल बेसिक स्ट्रक्चर पे या फिर संविधान के इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स पे कोई भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये हमारा जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। और अदर पावर्स की अगर हम बात करें, द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स its officers servants in consultation with the UPSC and determines their condition of service। उसके पास अपने खुद के स्टाफ के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को चुनने की पावर होती है यूपीएससी की हेल्प से लेके, ठीक है। यूपीएससी आपको पता होगा, कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन। मैंने एक सर से बात कर रहा था, मेरे स्कूल के सर है मेरे, तो वो कह रहे थे यार यूपीएससी तो उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन होता है ना, तो मैंने उन्हें बताया सर यूपीएससी उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन नहीं होता, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो सॉरी, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, यूपीएससी से वो यूपी समझते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो देखिए, इट कैन अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स टू डिसाइड केसेस रिलेटिंग टू कॉस्ट इनकर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कैरिंग आउट डायरेक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो मतलब जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, उनके ऊपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट ही कंट्रोल करता है, ओके। तो ये सारी डिटेल थी जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड थी। हमारी वीडियो लगभग 25 मिनट की हो चुकी है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। मैंने पूरा जितना हो सकता था उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो भी एकदम सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए
कुछ आपको अगर कहना है, कुछ पूछना है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और यार सब्सक्राइब तो कर दीजिए, देखिए बहुत टाइम हो गया, मुझे लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया और मुझे सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर हैं। तो कर दीजिए यार, देखिए जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। वैसे अगर आपको पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल मत कीजिएगा सब्सक्राइब। अगर मेरे को लगता है, आपको लगता है कि हेल्पफुल वीडियो है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।